प्रचंड जीत के साथ उत्तर प्रदेश मोदीमय हो गया है और यूपी में बीजेपी का 14 वर्ष का वनवास खत्म हो गया और बीजेपी सूबे की सरकार बनाएगी। लेकिन अब बड़ा सवाल इस बात को लेकर है कि बीजेपी का मुख्यमंत्री कौन होगा। इस सूची में सबसे पहला नाम केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह का है। सीएम पद के दावेदारों में एक और नाम केंद्रीय मंत्री मनोज सिन्हा का है। पूर्वांचल के कद्दावर नेताओं में शुमार मनोज सिन्हा को पूर्वांचल में पार्टी के शानदार प्रदर्शन का इनाम मिल सकता है। राष्ट्रीय प्रवक्ता की जिम्मेदारी संभाल रहे श्रीकांत शर्मा को भी यूपी सीएम पद का दावेदार माने जाने लगा है और बीजेपी यूपी के संगठन मंत्री सुनील बंसल भी मुख्यमंत्री की दौड़ में आगे चल रहे हैं। बीजेपी में मुख्यमंत्री पद के लिए सिद्धार्थनाथ सिंह डार्क हॉर्स साबित हो सकते हैं और उत्तर प्रदेश विधान परिषद के सदस्य डॉक्टर महेंद्र सिंह वर्तमान में बीजेपी के असम प्रभारी हैं और सीएम पद की रेस में हैं। इसके अलावा गोरखपुर के सांसद और फायर ब्रांड हिंदूवादी नेता योगी आदित्यनाथ, यूपी अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य और लखनऊ के मेयर और बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष दिनेश शर्मा भी दावेदारों की लिस्ट में शामिल हैं। तो उत्तर प्रदेश मोदी में नजर आ रहा है। अब तक के रुझानों में बीजेपी उत्तर प्रदेश विधानसभा में स्पष्ट बहुमत के साथ वापसी की ओर बढ़ रही है। 14 वर्ष का वनवास खत्म हो रहा है और बीजेपी सूबे की सरकार को अपने हाथ में लेती नजर आ रही है। लेकिन बड़ा सवाल यही बना हुआ है कि मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। यूपी में बीजेपी को मिले प्रचंड बहुमत के बाद अब राज्य के नए मुख्यमंत्री के नाम को लेकर कयासों का दौर शुरू हो गया है। इस सूची में सबसे पहला नाम केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह का है। वो साल 2000 से 2002 तक यूपी के मुख्यमंत्री रहे हैं। इसके बाद उन्होंने अपना कदम राष्ट्रीय राजनीति की ओर बढ़ाया। वो पहले केंद्रीय मंत्री बने, फिर 2 बार बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे। बतौर स्टार प्रचारक राजनाथ सिंह यूपी के मौजूदा विधानसभा चुनावों के दौरान 26 दिनों तक सूबे में जमे रहे। इस दौरान उन्होंने 120 जनसभाओं को संबोधित किया। चुनाव प्रचार के दौरान राजनाथ सिंह ने 20,000 किलोमीटर की यात्रा भी की। 1964 से वो आरएसएस से जुड़े हुए हैं और यही बात उन्हें एक ऐसा सियासी चेहरा बनाती है जो जमीनी स्तर पर लोगों से मजबूती से जुड़ा हुआ है। सीएम पद के दावेदारों में एक और नाम केंद्रीय मंत्री मनोज सिन्हा का है। पूर्वांचल के कद्दावर नेताओं में शुमार मनोज सिन्हा को पूर्वांचल में पार्टी के शानदार प्रदर्शन का इनाम मिल सकता है। मनोज सिन्हा ने अपने काम से बतौर संगठनात्मक रणनीतिज्ञ का दर्जा हासिल किया है। इसके लिए उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह का भरोसा भी जीता है। सभी इस बात को जानते हैं कि उन्हें यूपी की हर एक विधानसभा सीट की जानकारी है। इतना ही नहीं, वो प्रधानमंत्री की हाई प्रोफाइल सीट वाराणसी का जिम्मा भी संभाले हुए थे। सिन्हा के साथ बस एक ही कमी है, वो है उनकी जाति। वो भूमिहार जाति से ताल्लुक रखते हैं और पूर्वी यूपी के कुछ जिलों तक ही भूमिहारों की संख्या सीमित है। लेकिन यही कमी उनके लिए वरदान भी साबित हो सकती है, क्योंकि अगर वो मुख्यमंत्री पद का जिम्मा संभालते हैं तो उनकी छवि जाति को लेकर पक्षपात नहीं करने वाले नेता की बनेगी। यूपी चुनाव में राष्ट्रीय मंत्री और राष्ट्रीय प्रवक्ता की जिम्मेदारी संभाल रहे श्रीकांत शर्मा को बीजेपी ने मथुरा की वृंदावन सीट से प्रत्याशी घोषित किया, जहां उन्होंने कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता प्रदीप माथुर को बड़ी शिकस्त दी। नामांकन भरने के बाद से ही उन्हें यूपी सीएम पद का दावेदार माना जाने लगा है। उन्हें अमित शाह और वित्त मंत्री अरुण जेटली का करीबी माना जाता है। उनकी दावेदारी इसलिए और भी महत्वपूर्ण है क्योंकि बीजेपी सर्बानंद सोनोवाल को असम का मुख्यमंत्री बना चुकी है। वो भी राष्ट्रीय प्रवक्ता ही थे। संघ से करीबी रिश्ता होना और युवा होना श्रीकांत शर्मा के पक्ष में जाता है। मुख्यमंत्री पद की लिस्ट में एक और अहम नाम कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी का है। स्मृति की छवि फायर ब्रांड नेता के तौर पर है। अमेठी में उन्होंने लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी को कड़ी टक्कर दी थी। यूपी चुनाव से पहले ही उन्हें यूपी में सीएम चेहरे के तौर पर देखा जा रहा था। स्मृति ईरानी युवा है और बीजेपी के शीर्ष नेता नरेंद्र मोदी की विश्वस्त है और उनमें भीड़ को खींचने की क्षमता भी है। उन्हें मुख्यमंत्री बनाकर पार्टी महिलाओं में भी अपनी लोकप्रियता बढ़ा सकती है। पार्टी अध्यक्ष अमित शाह के विश्वसनीय बीजेपी यूपी के संगठन मंत्री सुनील बंसल भी मुख्यमंत्री की दौड़ में आगे चल रहे हैं। टिकट बंटवारे में सुनील बंसल सर्वेसर्वा रहे। ऐसे में जीत कर आए विधायकों की पसंद बंसल ही होंगे और वो निर्विवाद रूप से मुख्यमंत्री हो सकते हैं। लखनऊ में पार्टी कार्यालय के गेट से लेकर उनके निवास कक्ष तक सुरक्षा के जिस त्रिस्तरीय चाक चौबंद में सुनील बंसल रहते हैं, इससे पहले कोई प्रदेश संगठन मंत्री नहीं रहता था। बीजेपी के राष्ट्रीय नेतृत्व ने विधानसभा चुनाव से पहले महाराष्ट्र में जो प्रमुखता देवेंद्र फडणवीस को दी, हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर को, झारखंड में रघुवर दास को, असम में सर्बानंद सोनोवाल को दी,
वही महत्व उत्तर प्रदेश में सुनील बंसल को पार्टी की ओर से मिला है। बीजेपी में मुख्यमंत्री पद के लिए सिद्धार्थनाथ सिंह डार्क हॉर्स साबित हो सकते हैं। पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के नाती और इलाहाबाद पश्चिम से विजयी उम्मीदवार सिद्धार्थनाथ सिंह ने पीएम मोदी के साथ काफी काम किया है और उनकी छवि एक जुझारू नेता के तौर पर है। ऐसे में उनके दावेदारी को कम करके नहीं आंका जा सकता। उनके पक्ष में सबसे बड़ी बात यह है कि पार्टी में एक भी नेता उनके खिलाफ लामबंदी करने वाला नहीं है। पश्चिम बंगाल के प्रभारी के तौर पर उनका कार्यकाल बड़ा ही शानदार माना जाता है। सिद्धार्थनाथ सिंह की दावेदारी तब और भी मजबूत मानी जाने लगी जब पार्टी अध्यक्ष अमित शाह ने उनका प्रचार करते हुए ये कह दिया कि चुनाव के बाद सिद्धार्थनाथ को बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी। एक और नाम जो सीएम पद की दौड़ में शामिल है वो है बीजेपी के कद्दावर नेता संतोष गंगवार का। संतोष गंगवार का रोहेलखंड के इलाके में दबदबा है। वो लगातार 7 बार बरेली से सांसद रहे हैं। जहां तक बात प्रशासकीय अनुभव की है तो संतोष गंगवार को इसकी कमी नहीं है। वित्त राज्य मंत्री बनने से पहले गंगवार पेट्रोलियम और नेचुरल गैस राज्य मंत्री थे, जबकि इसके साथ ही उन्हें संसदीय कार्य की भी अतिरिक्त जिम्मेदारी दी गई थी। साल 1999 में वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी राज्य मंत्री भी रह चुके हैं। 1989 के बाद से ही गंगवार बीजेपी की स्टेट वर्किंग कमेटी के सदस्य भी थे। पार्टी उनका नाम पिछड़े वर्ग के नेता के तौर पर आगे कर सकती है। उत्तर प्रदेश विधान परिषद के सदस्य डॉक्टर महेंद्र सिंह वर्तमान में बीजेपी के असम प्रभारी हैं और सीएम पद की रेस में हैं। माना जाता है कि असम में कांग्रेस ने 9 विधायक जिन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया, उसमें डॉक्टर महेंद्र सिंह की अहम भूमिका रही। डॉक्टर सिंह अपनी वाणी दक्षता और सरल स्वभाव के बल पर केंद्रीय राजनीति में अपना स्थान बना चुके हैं। साथ ही वो प्रदेश संगठन में भी अपनी जिम्मेदारी निभा चुके हैं। सबसे महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि अमित शाह ने डॉक्टर सिंह को उस समय असम का प्रभारी बनाया जब संगठन में इनके पास कोई पद नहीं था। ऐसे एक बात तो तय है कि अब तक असम चुनाव में बीजेपी की स्थिति देखकर बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर महेंद्र पर बड़ा दांव खेल सकती है। ये दांव सवर्ण वोट बैंक के लिए भी खुद को मजबूत साबित करने वाला होगा। वैसे गोरखपुर के सांसद और फायर ब्रांड हिंदूवादी नेता योगी आदित्यनाथ, यूपी अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य और लखनऊ के मेयर और बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष दिनेश शर्मा भी दावेदारों की लिस्ट में शामिल हैं। ब्यूरो रिपोर्ट APN। तो उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में बीजेपी को मिले स्पष्ट जनाधार के बाद ये चर्चा तेज हो गई है कि आखिर प्रदेश की कमान किसे सौंपी जाएगी। बीजेपी में मुख्यमंत्री पद के कई दावेदारों के बीच केशव प्रसाद मौर्य का नाम भी सबसे आगे माना जा रहा है। केशव प्रसाद मौर्य को मुख्यमंत्री बनाए जाने के पीछे सियासी गुणागणित का भी असर है। बीजेपी ने इसके पहले दूसरे राज्यों के विधानसभा चुनावों में भी यही रणनीति अपनाई थी और नए चेहरे सामने लाए। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह लगातार इस बात के संकेत देते रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री साफ सुथरी छवि का शख्स होगा जो प्रदेश से जुड़ा हो। पार्टी में सीएम पद के दावेदारों पर नजर डालें तो केशव प्रसाद मौर्य ही इन खूबियों पर फिट बैठते हैं। बीजेपी प्रदेश की सत्ता में आई है और इसके पीछे भी केशव प्रसाद मौर्य का बड़ा योगदान है। केशव प्रसाद मौर्य को चुनाव से ठीक पहले प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था। बीजेपी ने हमेशा से सियासी गुणागणित में संघ को ध्यान में रखा है। केशव प्रसाद मौर्य भी संघ से जुड़े रहे और बीजेपी के असरदार नेताओं में शुमार हैं। केशव प्रसाद मौर्य विवादों से दूर रहे हैं। प्रदेश में बीजेपी ने जिस वोट बैंक पर नजर डाली थी, केशव मौर्य उसी से आते हैं। साथ ही वो पूर्वांचल से भी हैं, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मुख्य फोकस रहा है। बीजेपी को प्रदेश में मिली ऐतिहासिक जीत के पीछे ओबीसी और ईबीसी वोट बैंक की भूमिका काफी अहम है। बीजेपी ने शुरुआत से ही ओबीसी वोट बैंक पर निशाना लगाया था और केशव प्रसाद मौर्य खुद भी ओबीसी से ही आते हैं। चुनाव से ठीक पहले उन्हें प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने के पीछे ये भी एक बड़ी वजह मानी जाती है। प्रदेश में बीजेपी के अगर पिछले रिकॉर्ड को देखें तो पार्टी मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के समय में भी गैर यादव ओबीसी और आर्थिक रूप से पिछड़ों यानी कि ईबीसी के लिए एकमात्र विकल्प बनकर के उभरी थी। बीजेपी ने हालिया चुनाव में इस वोट बैंक पर सेंध लगाने के लिए पूरा जोर लगाया था, इसलिए केशव प्रसाद मौर्य की दावेदारी मजबूत है। आकांक्षा सिंह, APN। तो यूपी में बीजेपी को मिले प्रचंड बहुमत के बाद अब राज्य में नए मुख्यमंत्री के नाम को लेकर कयासों का दौर जारी है और इस लिस्ट में एक अहम नाम केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह का भी है। उत्तर प्रदेश की राजनीति के कद्दावर नेता और राम मंदिर आंदोलन में अहम भूमिका निभाने वाले राजनाथ सिंह 2000 से 2002 तक सूबे के मुख्यमंत्री रहे। इसके बाद उन्होंने अपना कदम राष्ट्रीय राजनीति की ओर बढ़ाया। वे पहले अटल बिहारी वाजपेयी के मंत्रिमंडल में मंत्री बने,
फिर 2 बार बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे। पार्टी में राजनाथ सिंह के कद का पता इस बात से भी चलता है कि इससे पहले 2 बार पार्टी अध्यक्ष रहने की उपलब्धि केवल अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी के पास ही थी। बतौर स्टार प्रचारक राजनाथ सिंह यूपी के मौजूदा विधानसभा चुनाव के दौरान 26 दिनों तक सूबे में जमे रहे। इस दौरान उन्होंने 120 जनसभाओं को संबोधित किया। चुनाव प्रचार के दौरान राजनाथ सिंह ने 20,000 किलोमीटर की यात्रा भी की। वे 1964 से आरएसएस से जुड़े हुए हैं और यही बात उन्हें एक ऐसा सियासी चेहरा बनाती है जो जमीनी स्तर पर लोगों से मजबूती से जुड़ा हुआ है। आकांक्षा सिंह के साथ अनुराग सिंह, टीपीएन। और आइए सीधा रुख कर लेते हैं लखनऊ का। मेरे सहयोगी खुर्रम निजामी जुड़ रहे हैं इस पर ताज़ा अपडेट के साथ। खुर्रम, जिस तरह की इस वक्त गहमा गहमी चल रही है मुख्यमंत्री नाम को लेकर, इस वक्त अंदर से क्या खबरें हमारे तक पहुंच रही हैं, छन कर आ रही हैं? किसका नाम अभी सबसे ज्यादा आगे चल रहा है लिस्ट में? देखिए अभिलाषा, कौन बनेगा मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश का, भारतीय जनता पार्टी का, ये कहना बड़ा मुश्किल इसलिए भी हो जाता है क्योंकि अमित शाह और मोदी ये 2 चेहरे हैं जिनको मालूम है कि कौन हो सकता है मुख्यमंत्री और कौन बनेगा मुख्यमंत्री, क्योंकि जो नाम पर मुहर लग रही है वो मोदी की लग रही है। अमित शाह रिकमेंड करेंगे, मोदी मुहर लगाएंगे, लेकिन इसके आगे की क्राइटेरिया क्या होगा, ये भी एक अहम सवाल बनता है। क्राइटेरिया वही होगा जो इन लोग का विश्वस्त होगा, मोदी और अमित शाह का। दूसरी बात, जिसे संगठन पे मजबूत पकड़ होगी, यानी कि वो संगठनात्मक कार्य करने में, प्रशासनिक कार्य करने में दक्ष होगा, ये भी एक बड़ी पकड़ होगी। और साथ में युवा होना चाहिए, एनर्जेटिकल होना चाहिए और विवादों से दूर होना चाहिए। साथ में इस बात का भी गौर करेंगे दोनों जो दो बड़े चेहरे हैं भारतीय जनता पार्टी के, मोदी और अमित शाह, ये भी करेंगे कि गुटबाजी से कोसों दूर हो। यानी कि देखा जाता है, याद करिए आप, कुछ सालों पहले कल्लाज और राजनाथ के बीच में जब विवाद चढ़ा था तो राम प्रकाश गुप्ता को मुख्यमंत्री बना दिया गया था। यानी कि जो भारतीय जनता पार्टी है वो चौंकाने में पुराना उसका रिकॉर्ड है कि वो चौंका देती है नाम बता करके। तो ऐसे कुछ एक बार फिर देखने को मिलेगा, जैसे पिछली बार 2 लोग की लड़ाई में राम प्रकाश गुप्ता ने बाजी मारी थी और ये सबको स्तब्ध कर दिया था उस नाम ने। इस तरीके से आप कह सकते हैं कि एक बार फिर आपको चौंकाने की जैसा नाम मिल सकता है, क्योंकि जो भी मुख्यमंत्री बनेगा वो इन दोनों की पसंद होगा। प्रशासनिक कार्य, संगठन, इन सब पे उसकी पकड़ होगी। लेकिन जो सबसे अहम है कि बहुत सारे दावेदार हो गए हैं, चाहे वो दिनेश शर्मा हो, चाहे राजनाथ सिंह हो, चाहे स्मृति ईरानी हो, चाहे सुनील बंसल हो, चाहे मनोज सिन्हा हो, ये सब बहुत सारे नाम राउंड ले रहे हैं। लेकिन बनेगा कौन ये किसी को नहीं मालूम। सब अपने हिसाब से दावेदारी पेश कर रहे हैं, सब अपने हिसाब से लॉबिंग भी कर रहे हैं। लेकिन जब तक कि नरेंद्र मोदी का मोहर नहीं लगेगा तब तक कि कोई भी नाम क्लियर नहीं माना जाएगा। और ये उम्मीद की जा रही है कि 16 तारीख को लखनऊ में अनाउंसमेंट हो सकता है मुख्यमंत्री के नाम का। तो देखिए 16 तारीख को कौन बनता है मुख्यमंत्री और किसके नाम की लॉटरी खुलती है। और साथ में ये भी गौर किया जाएगा कि वो जो भी ऐसा हो, क्योंकि 300 के ऊपर जब आपको बहुमत मिलता है, 300 के पार जब आके नंबर्स होते हैं तो आप पर जिम्मेदारी और उम्मीदें दोनों बहुत बड़ी हो जाती है। केंद्र में भी आपकी सरकार है, बहुमत की सरकार है, उत्तर प्रदेश में भी सरकार है, बहुमत की सरकार है। तो यानी कि उम्मीद बहुत ज्यादा है और अब कोई भी रास्ता आपको बचने का नहीं मिला। यानी कि अगर आपको विकास के वादे किए हैं तो पूरे करने हैं, क्योंकि कहीं को रोड़ा नहीं। केंद्र की सरकार आपकी है, प्रदेश की सरकार आपकी, दोनों जगह आपकी मजबूती है, तो कहीं कोई रास्ता नहीं बचा। अब देखना ये होगा उम्मीद को कैसे पूरी करती है पार्टी और जिसको भी मुख्यमंत्री बनाते हैं वो सबको साथ लेकर कैसे चलता है। जी बिल्कुल खुर्रम, जो बातें आप कह रहे हैं उनमें से अगर हम केंद्रीय मंत्रियों की बात करें तो गृह मंत्री राजनाथ सिंह और मनोज सिन्हा, इन दो को अगर हम कंपेयर करें तो क्या इनके चांसेस हैं? क्योंकि ये देखा गया है कि इससे पहले असम के जो मुख्यमंत्री हैं सोनोवाल, उन्हें केंद्रीय मंत्रिमंडल का जो प्रभार था उसे छोड़कर वहां असम की जिम्मेदारी दी गई। तो क्या केंद्रीय मंत्रियों के चांसेस ज्यादा लग रहे हैं? क्या प्रोबेबिलिटी लग रही है? देखिए केंद्रीय मंत्री की बात करें तो मनोज सिन्हा सबसे आगे हैं, लेकिन एक बात और कही जा रही है भारतीय जनता पार्टी में कि विधायकी होगा यहाँ पर मुख्यमंत्री और कोई सांसद नहीं होगा, चाहे राज्यसभा हो चाहे लोकसभा का हो। तो यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत पैदा हो सकती है मनोज सिन्हा को, स्मृति ईरानी को, राजनाथ सिंह को, क्योंकि
जो केंद्रीय नेतृत्व है वो नहीं चाहेगा यहाँ, वो शायद इस बात को प्रेफर ना करे किसी सांसद को यहाँ भेजे, उसको परिषद भेजे या विधानसभा का चुनाव लड़ाए, ये करने। लेकिन मनोहर पानीकर को जिस तरीके से गोवा में दोबारा मुख्यमंत्री बनाया गया, जिस तरीके से उन्होंने अपना मंत्रालय छोड़ा है जो अरुण जेटली को मिल गया है, उसके बाद एक बार फिर ये बात उठने लगी है क्या ऐसा भी हो सकता है कि कोई बड़ा नेता नाम वहां से आ सकता है। तो उसके बाद अगर देखा जाए तो मनोज सिन्हा सबसे आगे, क्योंकि राजनाथ सिंह की बात की जाए तो राजनाथ सिंह के लिए उतना मुफीद माहौल है नहीं इस वक्त। स्मृति ईरानी की बात की जाए तो स्मृति ईरानी सब दावेदारी मजबूत है, लेकिन अगर हम जाति क्वेश्चन की बात करें तो वहां मनोज सिन्हा बाजी मान ले जाते हैं। मनोज सिन्हा जिस तरीके का दावा नेता उत्तर प्रदेश के और एक अरसे से हैं, उसको देखकर आप इसको नकार नहीं सकते। राजनाथ सिंह की बात करें तो राजनाथ सिंह यहाँ मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रह चुके हैं, अटल जी जब थे तब वो यहाँ पर मंत्री भी रह चुके हैं, तो तमाम बातें हैं। लेकिन इस तमाम रेस में मनोज सिन्हा को आगे माना जा रहा है कि मनोज सिन्हा सबसे आगे है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि जो चीज और कही जा रही है भारतीय जनता पार्टी में जो संगठन और पार्टी है, उसमें एक बात कही जा रही है कि विधायक को ही बनाया जाएगा मुख्यमंत्री यहाँ पर, और बड़ा मुश्किल है कि बैकडोर एंट्री किसी को, यानी कि वो मौजूदा विधायक हो या एमएलसी हो। घनघटा से भी एक विधायक है, वो भी अटल जी के दौर में केंद्रीय मंत्री रह चुके, 2 बार सांसद रह चुके हैं और कई बार के वो सांसद और विधायक है, तो उनका भी नाम धीमे धीमे ऊपर आ रहा है। तो देखना यही होगा कि किस तरीके से, क्योंकि ये बात बिल्कुल कही जा रही है कि दलित या ओबीसी ही मुख्यमंत्री बनेगा, 16 का बनना बड़ा मुश्किल है। जाति क्वेश्चन देखने की बात की जा रही है, 2019 को भी देखना है, 2019 को भी साधना होगा, क्योंकि आज से 5 साल के लिए मुख्यमंत्री यहाँ नहीं बनेगा, 19 को देखते हुए मुख्यमंत्री बना जाएगा जिसकी परफॉर्मेंस बेहतरीन रहे और वो बेदाग रहे, ताकि जब 2019 में जब एक बार फिर उत्तर प्रदेश में चुनावी माहौल हो और केंद्र का चुनाव हो, तो कम से कम उत्तर प्रदेश की तरफ से कोई भी शिकायत सामने ना आए और ये कहा जा सकता है जिस तरीके से हमने इतनी जल्दी अपना काम किया, क्योंकि देखिए 73 सांसद हैं उत्तर प्रदेश के, तो जाहिर सी बात है कि बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा केंद्रीय जो केंद्र है। चलिए खुर्रम, ये जो क्राइटेरिया आप बता रहे हैं जी बिल्कुल उसे ध्यान में देना होगा आगे 2019 को भी ध्यान में रखते हुए। लेकिन एक फैक्टर ये भी है खुर्रम कि आरएसएस के नजदीकी को भी मौका मिलता है। हरियाणा के केस में हमने देखा मनोहर लाल खट्टर को जिम्मेदारी दी गई। क्या इस तरह से सुनील बंसल का नाम भी काफी प्रबल माना जाए इस रेस में, क्योंकि वो करीबी माने जाते हैं? देखिए, आप सुनील बंसल की बात करते हैं तो फिर आप दिनेश शर्मा की बात करिएगा, दिनेश शर्मा जो कि मेयर हैं वो भी हैं, उसकी बात करिएगा तो आप राजनाथ सिंह की बात कह लीजिए, आप स्मृति ईरानी की बात कह लीजिए, ये सब लोग का आरएसएस में कहीं ना कहीं पैठ है। लेकिन अगर हम सुनील बंसल की बात करें तो सुनील बंसल इससे सबसे अलग हो जाते हैं, क्योंकि वो लगातार संगठन में रह रहे हैं, लगातार बड़ी खामोशी से और पर्दे के पीछे होकर काम कर रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं जो बीजेपी से दूर हैं, उनको एहसास नहीं कि सुनील बंसल का कद क्या है संगठन में और भारतीय जनता पार्टी में। लेकिन जिस तरीके से संघ को हमेशा देखा जाता है कि पीछे एक ऐसा फोर्स है भारतीय जनता पार्टी को, और जब बड़ी विक्ट्री होती है तो संघ का बड़ा अहम रोल होता है। उत्तर प्रदेश में अगर भारतीय जनता पार्टी को इतना बड़ा मैंडेट मिला है तो उसमें बहुत अहम रोल संघ का भी है, और जाहिर सी बात है संघ भी इस बात का ध्यान जरूर रखेगा कि जो भी यहाँ मुख्यमंत्री बने वो संघ और भारतीय जनता पार्टी दोनों में बैलेंस बनाकर चले। और सुनील बंसल को महारत हासिल है, तो कोई ताज्जुब नहीं, सुनील बंसल भी आ जाए। लेकिन एक बात फिर मैं कहूंगा कि संगठन से यहाँ भेजना, अगर संगठन की बात की जाए तो रामलाल का भी नाम आ जाता है यहाँ पर, संगठन से शायद कोई ना भेजा जाए, ये भी बात कही जा रही है। लेकिन उसके बावजूद भी सुनील बंसल का जिस तरह से नाम उछला है, मनोज सिन्हा, सुनील बंसल, ये 2 ऐसे फ्रंट रनर नाम हैं, एक संगठन में है और एक पार्टी में है, यानी कि एक मंत्री हैं और एक संगठन में है, और संगठन में रहकर काम कर रहे हैं और एक मंत्रालय देख रहे हैं। बिल्कुल खुर्रम, जल्दी से सिद्धार्थ नाथ सिंह पे भी बोल दीजिए, सिद्धार्थ नाथ सिंह के नाम की भी चर्चा है, उस पर भी जल्दी से बता दीजिए। देखिए, सिद्धार्थ नाथ सिंह की बात की जाए तो विश्वस्तों में से हैं, आला कमान के, संघ भी उनको तरजीह देता है, नाती हैं, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर नाती हैं, लाल बहादुर शास्त्री के नाती हैं, और शास्त्री जी के घर भी गए थे मोदी जी जब वहां बनारस में थे। और जिस तरीके से उन्होंने एक बड़ी जीत हासिल की इलाहाबाद से, जिस सीट से उन्होंने जीत हासिल करी है, वो सीट ऐसी थी जो भारतीय जनता पार्टी को मिलती हुई नहीं दिख रही थी। और एक सब नाम है सुशील, उनका जो कामकाज करने का तरीका है बेहद खामोश तरीका है, और उनको बड़ी जिम्मेदारी मिलती रही है और बड़ी जिम्मेदारी लगातार वो पूरा करते रहे हैं, तो इसी वजह से उनका भी नाम आगे है। देखना यही है कि इतने सारे नाम चल रहे हैं, कयासों का बाजार गर्म है, लेकिन मोहर किस पर लगती है ये सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी को ही मालूम है।
चलिए खुरम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका विस्तार से इस मसले पर चर्चा के लिए, हमें जानकारी देने के लिए। तो कई नाम हैं जो आगे चल रहे हैं, सबसे ज़्यादा मनोज सिन्हा, सुनील बंसल का नाम है, तो और भी कई प्रबल दावेदार हैं जिन पर फैसला लेना है अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। नज़र बनी रहेगी इस पर। फैजाबाद में बीजेपी के नवनिर्वाचित विधायक स्वामी प्रसाद मौर्य ने बीएसपी सुप्रीमो मायावती पर विवादित बयान दिया है। ईवीएम से छेड़छाड़ के मायावती के बयान पर पलटवार करते हुए स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि ईवीएम नहीं, मायावती का दिमाग खराब हो गया है। स्वामी प्रसाद ने कहा कि जब उन्होंने बसपा से त्यागपत्र दिया था तो मायावती ने कहा था कि जो बसपा छोड़कर गया उसकी राजनीति खत्म हो गई, लेकिन अब राजनीति मायावती की खत्म हो चुकी है और उनका बोरिया बिस्तर बन चुका है। अब खिसियानी बिल्ली खंबा नोच रही है। मायावती के भ्रष्टाचार के पाप का घड़ा फूट गया और जनता ने आज जिस तरीके से भ्रष्टाचार की देवी मायावती के गाल पर चाटा मारा है, उससे तिलमिला करके अब अपना गुस्सा निकाल रही है कि ईवीएम मशीन खराब हो गई। मैं कहता हूं ईवीएम मशीन नहीं खराब हुई, बल्कि मायावती की दिमाग खराब हुई। समाजवादी पार्टी की हार के बाद अखिलेश यादव पर हो रहे हमलों के बचाव में खुद मुलायम सिंह यादव उतर आए हैं और उन्होंने कहा कि पार्टी की हार के लिए कोई एक शख्स जिम्मेदार नहीं है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी के बवंडर के बाद बाकी पार्टियों में उथल पुथल शुरू हो गई है। समाजवादी पार्टी में बगावत के सुर उठने शुरू हो गए हैं और अब निशाने पर अखिलेश यादव हैं। पार्टी में अखिलेश के खिलाफ चल रहे खंजरों के सामने मुलायम सिंह ही ढाल बनकर खड़े हो गए। चुनाव में हार के बाद सैफई में होली मना रहे मुलायम सिंह ने कहा कि इस हार के लिए कोई एक व्यक्ति जिम्मेदार नहीं। उन्होंने कहा कि पार्टी इन लोगों को अपनी ओर आकर्षित नहीं कर पाई जो बीजेपी के वादों पर भरोसा कर रहे थे। उन्होंने इस बात से भी इनकार किया कि पार्टी की अंदरूनी कलह का हार से कोई लेना देना है। उधर शिवपाल ने कहा कि सपा वहीं पहुंच गई है जहां से सालों पहले उन्होंने उसे शुरू किया था। हालांकि शिवपाल ने दावा किया कि स्थितियां जरूर बदलेंगी। तो समाजवादी पार्टी तो संघर्ष की पार्टी है, हमेशा संघर्ष किया है और संघर्ष के बल पर जब भी हम लोग सत्ता में आए हैं, संघर्ष के बल पर आए। हमारे सभी कार्यकर्ताओं ने संघर्ष किया है और फिर संघर्ष करके फिर आएंगे। हार के बाद मुलायम सिंह के करीबी नेता खुलकर कह रहे हैं कि अखिलेश यादव ने मुलायम सिंह यादव और कई बड़े नेताओं का अपमान किया है। वो अपने ही पिता को बाहर करने का, पार्टी के संस्थापक को बाहर करने का, तमाम पुराने लोगों को अपमानित करने का, अब जीत न सही, पार्टी की बहुत बुरी तरह बर्बादी सही, बहुत बुरी हार ही सही, इस हारी हुई और बहुत कमजोर पार्टी को भी अब अखिलेश जी का कर्तव्य है कि जाएं और अपने वचन के अनुसार नेताजी को वापस कर दें। सीपी राय यही नहीं रुके, उन्होंने यह भी कहा कि अखिलेश को अब पार्टी मुलायम सिंह को फिर सौंप देनी चाहिए। उन्होंने सपा के विनाश के लिए राम गोपाल यादव के सर पर ठीकरा फोड़ा। नेताजी जैसे बड़े आदमी की बात मैं नहीं काट सकता। नेताजी ने कहा कि रामगोपाल जी लगातार बीजेपी के लोगों के संपर्क में है और पार्टी को बर्बाद कर रहे हैं। ये आज सिद्ध हो गया है। रामगोपाल जी ने जो पार्टी का विनाश किया, जो पार्टी में विघटन किया, जो पार्टी के हालात पैदा किए, उसके कारण आज ये हालत हुई है। मैं चाहता हूं कि रामगोपाल जी, जिनको नेताजी ने कहां से कहां पहुंचा दिया, या तो आत्मचिंतन करें। उन्होंने कभी किसी को देश में जोड़ा नहीं, 20 साल संसद के इतने बड़े पद पर बैठ करके भी पार्टी को फैलाया नहीं देश के किसी भी हिस्से में। हमेशा सिर्फ पार्टी से लोगों को निकालते रहे और अपमानित करते रहे। अखिलेश के सामने हार के बाद पार्टी को संभालने के साथ ही साथ विरोधियों के हमलों के सामने टिके रहने की चुनौती भी है। अखिलेश पर नैतिकता के आधार पर राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद छोड़ने के लिए भी दबाव बनाया जा सकता है। साथ ही संगठन को लेकर हाल ही में किए गए बदलावों को वापस लेने का दबाव भी बन सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। तो सोमवार को सैफई में समाजवादी पार्टी अध्यक्ष और प्रदेश के कार्यवाहक मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने परिजनों के बीच होली खेली, लेकिन हर साल की तरह इस साल उनके चाचा शिवपाल यादव सैफई नहीं पहुंचे और उन्होंने इटावा में होली मनाई। वहीं होली खेलने के बाद संवाददाताओं से बात करते हुए अखिलेश यादव ज्यादातर सवाल टाल गए और परिवार में कलह को लेकर पूछे सवाल पर उन्होंने कहा कि अब मैं ऐसी कोई बात नहीं कहूंगा जो आप लोगों के लिए खबर बने। इधर नोएडा विधानसभा सीट पर 1 लाख से ज्यादा वोटों से जीतने वाले बीजेपी के पंकज सिंह का मानना है कि नोएडा जैसे शहर में माहौल ऐसा होना चाहिए जिसमें बाहर से आने वाले बेखौफ रहें, खासतौर पर महिलाएं खुद को पूरी तरह से सेफ समझें, सरकारी दफ्तरों में काम
कराने के लिए किसी को परेशानी नहीं झेलनी पड़े। मीडिया से उन्होंने कहा कि 14 साल में बीएसपी और एसपी के शासनकाल में करप्शन और सेफ्टी को लेकर सवाल उठते रहे हैं। इसे सुधारने को प्राथमिकता दी जाएगी और नोएडा की जनता को पूरा समय देने की बात भी उन्होंने कही है और कहा कि इस जीत में नोएडा वासियों के साथ साथ सभी कार्यकर्ताओं का अहम योगदान है। पंकज सिंह ने कहा कि प्रचार के दौरान लोगों ने सबसे ज्यादा शिकायत इस क्षेत्र की बिगड़ी कानून व्यवस्था और करप्शन के माहौल को लेकर की थी, इसलिए वो इस माहौल को बदलने की कोशिश करेंगे। नोएडा के वोटरों को लेकर पंकज सिंह ने कहा कि वो इस इलाके में सस्ती चिकित्सा और शिक्षा को फोकस करके काम करेंगे। यहाँ क्वालिटी एजुकेशन को लेकर जरूरत के मुताबिक कॉलेजेस नहीं है। नोएडा औद्योगिक शहर है, इस शहर में देश भर से लोग आते हैं। वो यहाँ पर तभी इन्वेस्ट करेंगे जब उन्हें यहाँ का माहौल अनुरूप लगेगा। वो चाहते हैं कि नोएडा का माहौल इंडस्ट्री के अनुरूप बनाया जाए और नोएडा में बिल्डर बायर्स के बीच की समस्या भी उनके फोकस में होगी और इसकी कुछ जानकारी उन्हें है भी। जिन लोगों ने एक अदद घर का सपना देखा है, उन्हें समय से घर ना मिले तो ये उनके लिए बड़ी समस्या है। इस हालात से वो जनता को निजात दिलाने की कोशिश करेंगे। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव पूरे हो गए और 403 नए विधायक अब जल्द ही लखनऊ विधानसभा की शोभा बढ़ाएंगे। लेकिन इस बार की ये तस्वीर दागियों से मुक्त नहीं होगी। हालांकि दागियों की संख्या पिछली बार के मुकाबले कम हुई है, लेकिन गंभीर आपराधिक मुकदमों का सामना कर रहे विधायकों की संख्या बढ़ी है। इस बार की विधानसभा काफी अमीर भी है। विधानसभा के लिए चुनकर आए 403 विधायकों में से 80% करोड़पति हैं। राजनीति में अपराधीकरण को खत्म करने की कोशिशों को उत्तर प्रदेश की नई विधानसभा झुठला ही रही है। यूपी इलेक्शन वॉच और एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स के आंकड़ों के मुताबिक उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में इस बार 143 विधायक ऐसे हैं जिनके खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं। ये कुल संख्या का 36% है। पिछली विधानसभा में 189 विधायक आपराधिक मामलों में आरोपी थे, जो कि विधायकों की कुल संख्या का करीब 47% था। इस बार गंभीर आपराधिक मामलों के आरोपी विधायकों की संख्या बढ़ी है। नई विधानसभा में 107 विधायकों पर हत्या, बलात्कार, लूट जैसे गंभीर आरोप हैं, जो कि कुल संख्या का 1/4 से ज्यादा 26% है। नवनिर्वाचित 8 विधायकों ने हत्या से जुड़े मामले घोषित किए हैं। 34 विधायकों पर हत्या के प्रयास का मुकदमा दर्ज है। एक महिला विधायक ने हत्या के प्रयास से जुड़े मामले की जानकारी दी है। पिछली बार 98 विधायकों पर हत्या, बलात्कार, लूट जैसे आरोप थे, जो कि कुल संख्या का 24% था। यही नहीं, इस बार की विधानसभा काफी अमीर भी है। विधानसभा के लिए चुनकर आए 403 विधायकों में से 80% करोड़पति हैं। इस बार 322 यानी करीब 80% विधायक करोड़पति हैं। ये पिछली विधानसभा के 67% करोड़पति विधायकों के मुकाबले 13% ज्यादा है। पिछली बार 271 विधायक करोड़पति थे। 2017 में जीते विधायकों की औसत संपत्ति 5.92 करोड़ रुपया की गई है। ये 2012 में निर्वाचित विधायकों की औसत संपत्ति 3.36 करोड़ रुपए से लगभग दोगुनी है। लंबे समय से राजनीति में अपराधीकरण को खत्म करने की मांग चल रही है। चुनाव आयोग भी अपनी ओर से तमाम कोशिशें कर रहा है, लेकिन राजनीतिक दल इन कोशिशों को दरकिनार ही करते रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। गोवा के राज्यपाल द्वारा मनोहर पर्रिकर को मुख्यमंत्री नियुक्त किए जाने के फैसले को कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। कांग्रेस की अपील पर सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत सुनवाई करने की मंजूरी भी दे दी है और एपेक्स कोर्ट में इस मामले में आज सुबह 11 बजे सुनवाई होगी। खास बात यह कि प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति JS खेहर के आवास पर सोमवार शाम याचिका दायर की गई और न्यायमूर्ति खेहर ने मंगलवार को इस अर्जी पर सुनवाई करने की अनुमति दे दी, सहमति जता दी। इस सिलसिले में विशेष पीठ का गठन किया गया है क्योंकि शीर्ष अदालत होली की वजह से 1 हफ्ते की छुट्टी पर है। गोवा कांग्रेस विधायक दल के नेता चंद्रकांत कवलेकर की ओर से दायर इस याचिका में मांग की गई है कि पर्रिकर के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने पर रोक लगाई जाए। याचिका में यह भी मांग की गई है कि पर्रिकर को मुख्यमंत्री नियुक्त करने के राज्यपाल के फैसले को रद्द किया जाए। कांग्रेस ने सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा किया है और गोवा के राज्यपाल को चिट्ठी लिखकर सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करने की मांग की है। इस मसले पर कांग्रेस विधायक आज सुबह राज्यपाल से मुलाकात भी करेंगे। और विवेक हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं इस पर ज्यादा जानकारी के साथ। विवेक, इस पिटीशन की अगर बात करें तो ग्राउंड क्या है, किस बिना पर कांग्रेस रोकना चाह रही है कांग्रेस में बीजेपी के सरकार गठन को? जी, जैसा बताऊं कि ये दरअसल जो ये कांग्रेस जो है वहाँ पे सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थी
और वहाँ की जो गवर्नर है गोवा की मृदुला सिन्हा, उन्होंने बीजेपी को आमंत्रण दिया कि वो सरकार बना और 15 दिन में तोड़ कर अपना बहुमत साबित करे। लेकिन कांग्रेस की तरफ से एक याचिका डाली गई सुप्रीम कोर्ट में जिसमें ये कहा गया कि अगर ऐसा किया जाता है तो ये डेमोक्रेसी की समाप्ति होगी तरह से, अगर ऐसा, क्योंकि एक रामेश्वर सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला था, इसमें मिस्टर रामेश्वर नाम का एक जजमेंट आया था जिसमें ये कहा गया था कि जो स्टेट में सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होती है सबसे पहले आमंत्रण उसको दिया जाना चाहिए, जबकि गोवा में कांग्रेस 17 है और जो गोवा गोमांतक पार्टी है उसके 3 विधायक हैं जो कि कांग्रेस की पहले से अलायंस रह चुकी है, उन दोनों को मिला के एब्सोल्यूट मेजॉरिटी बन सकती है। लेकिन फिर भी गवर्नर मृदुला सिन्हा ने अपनी तरफ से बीजेपी को आमंत्रण दी सरकार बनाने के लिए। उसी रोक के लिए सुप्रीम कोर्ट में कल एक याचिका डाली गई जिसको सुप्रीम चीफ जस्टिस ने मेंशन कर लिया और आज के लिए रख लिया है। कहा गया है कि इसकी सुनवाई सुबह साढ़े, इसका एक ऑर्डर जिसके हमारे पास, जिसके हिसाब से हम इसको कह सकते हैं कि ये सुबह 10:30 बजे एक पहला आइटम लगा है, 10:30 बजे हो। चलिए विवेक, आप नजर बनाए रखें इस खबर पे, हम लौटेंगे आपके पास अपडेट के लिए। तो पहला आइटम लगा हुआ है, फर्स्ट आइटम लगा है सुबह 10:30 बजे के लिए, जैसा कि विवेक बता रहे थे। और अहम इसे कहा जा सकता है गोवा में सरकार गठन को लेकर, क्योंकि कांग्रेस ने कहा है कि वो लार्जेस्ट पार्टी है राज्य में, इसलिए उसे मौका मिलना चाहिए सरकार बनाने का, और मनोहर पर्रिकर को मुख्यमंत्री बनाए जाने के फैसले को जो कि राज्यपाल ने लिया है उसे रद्द किया जाए। तो अगर सुप्रीम कोर्ट रोक नहीं लगाती है तो बीजेपी नेता मनोहर पर्रिकर गोवा के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण करेंगे। गोवा में बीजेपी ने बहुमत का दावा किया था, जिसके बाद राज्यपाल मृदुला सिन्हा ने पर्रिकर के शपथ ग्रहण पर अपनी स्वीकृति दे दी थी। पर्रिकर को 15 दिन में अपना बहुमत साबित करने के लिए कहा गया है। हालांकि इसे लेकर कांग्रेस अपना ऐतराज जता रही है और इसे लोकतंत्र की हत्या करार दे रही है। गोवा में सरकार बनाने में मनोहर पर्रिकर बीजेपी का तुरुप का पत्ता साबित हुए हैं। राज्य में स्पष्ट बहुमत नहीं मिलने पर पैदा हुए सियासी असमंजस की स्थिति को अपने हक में लाने के लिए बीजेपी ने मनोहर पर्रिकर का सहारा लिया और सियासी समीकरण को साध लिया है। तो ऐसे 21 एमएलए ने जब समर्थन करने के बारे में मुझे विश्वास दिलाया, पत्र दिए, तब हमने ये निर्णय किया कि जो मुझे पार्लियामेंट्री बोर्ड के तरफ से माननीय अध्यक्ष जी ने कहा था, मैंने कहा कि मैं इसमें जो अधिकार दिया उससे आप अभी आगे जाइए, और ये पत्र लेकर मनोहर पर्रिकर जी, उनके साथ हमारे सभी एमएलए, बीजेपी के, एमजीपी के एमएलए, गोवा फॉरवर्ड के एमएलए, सुदीन ढवलीकर, विजय सरदेसाई, सब मिलकर गवर्नर से मिले और वहाँ 21 सदस्यों के साइन का और उसके साथ साथ उनके समर्थन के पत्र हमने माननीय गवर्नर महोदया को दिए हैं। हाईकमान की मंत्रणा और सहयोगी दलों की मांग पर मनोहर पर्रिकर को मुख्यमंत्री बनाने का फैसला किया गया। मनोहर पर्रिकर ने रक्षा मंत्री के तौर पर इस्तीफा दे दिया है और मंगलवार को गोवा के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। एमजीपी के सुदीन ढवलीकर को डिप्टी सीएम के तौर पर सामने रखा गया है। ढवलीकर के अलावा एमजीपी के एक और विधायक को मंत्री बनाया गया है। वहीं बीजेपी को समर्थन दे रही गोवा फॉरवर्ड पार्टी के विजय सरदेसाई और जयेश सालगांवकर को पर्रिकर कैबिनेट में जगह दी जा सकती है। इनके अलावा 2 निर्दलीय विधायक रोहन खाउंटे और गोविंद गवड़े के साथ बीजेपी के 5 विधायकों को मंत्री बनाया जा सकता है। One thing I can promise to the state and my colleagues that this is a mandate given by the people. Though we fell short of majority, that together we have completed the magic figure of 21. There are possibly support from 1 or 2 more MLAs. हम लोगों ने लेटर ऑफ सपोर्ट दिया है और हमको ऐसा लग रहा है कि हमारे पास नंबर है। क्या वजह, मुख्य रीजन क्या है? मुख्य रीजन ऐसा है कि हमको ऐसा लग रहा है कि हमारा एजेंडा जो है एक रीजनलिस्टिक एजेंडा है, गोयकार और गोयकारपन का। ये एजेंडा हम आगे ले सकते हैं और स्टेबिलिटी गोवा में अगर चाहिए और डेवलपमेंट चाहिए तो हमको एक क्लियर डिसीजन लेना हमको पड़ता है और ये डिसीजन हम लिया है। गोवा में बीजेपी ने कांग्रेस को सरकार बनाने में मात दे दी है। कांग्रेस सबसे बड़े दल के रूप में उभरने के बावजूद संख्या जुटाने में नाकाम रही है।
कांग्रेस ने विधानसभा चुनावों में 17 सीटें जीती हैं, लेकिन सरकार बनाने के लिए 21 विधायक वह नहीं जुटा पाई। अब कांग्रेस बीजेपी को सरकार बनाने का न्योता दिए जाने की आलोचना कर रही है। अगर सिंगल लार्जेस्ट पार्टी ये कह दे कि हम सरकार बनाने के फेवर में नहीं है, हमको उतना बहुमत नहीं है, तब जो सेकेंड पार्टी है उसको देने का यही संवैधानिक ये है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ये इनके प्रकेरन किसी तरह सत्ता हथियाना चाहती है और गवर्नेंस के थ्रू हथियाना चाहती है। मैं समझता हूँ ये उचित नहीं है। रविवार को हाईकमान के फैसले के बाद मनोहर पर्रिकर गोवा राज्यपाल से मिले और सरकार बनाने का दावा पेश किया था। उन्होंने राज्यपाल को 21 विधायकों का समर्थन पत्र सौंपा। गोवा में कांग्रेस को 17, बीजेपी को 13, महाराष्ट्र गोमांतक पार्टी को 3, गोवा फॉरवर्ड पार्टी को 3, एनसीपी को 1 और निर्दलीयों के खाते में 3 सीटें हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। और गोवा के बाद मणिपुर की भी बात कर लेते हैं। यहाँ बीजेपी सत्ता के करीब पहुंचती दिख रही है। बीजेपी के एन बीरेन सिंह को विधायक दल का नेता चुना गया है। बीजेपी के निसमर्थक विधायकों की राज्यपाल के सामने परेड भी करवाई है। ऐसे में गेंद अब राज्यपाल के पाले में है। मणिपुर में बीजेपी विधायकों ने एन बीरेन सिंह को अपना नेता चुन लिया है। बीरेन सिंह पहले कांग्रेस में थे और इबोबी सिंह के मंत्रिमंडल में मंत्री भी रह चुके हैं। 2007 में वो कांग्रेस में शामिल हुए थे। बीरेन परिवारवाद और भ्रष्टाचार के आरोप लगाकर कांग्रेस से अलग हुए थे। The leader of the Bharatiya Janata Party legislature party in Manipur will be Shri N. Biren, who has been elected unanimously as the leader of the party and will shortly be proceeding to stake his claim to become the chief minister of the state of Manipur. राज्य में बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही बहुमत में होने का दावा कर रही हैं। इस बीच जोड़ तोड़ की सियासत भी खूब हो रही है। बीजेपी ने कांग्रेस के एक विधायक को तोड़ लिया है और मिला जुला कर 32 विधायकों के समर्थन का दावा किया है। इनमें नेशनल पीपुल्स पार्टी के 4 विधायक और नगा पीपुल्स फ्रंट के 4 विधायक शामिल हैं। बीजेपी के उत्तर पूर्वी भारत के प्रभारी राम माधव और हेमंत बिस्व शर्मा ने राज्यपाल नजमा हेपतुल्ला के सामने एक अनौपचारिक शक्ति प्रदर्शन में 32 विधायकों की परेड कराई। And I was satisfied that they have the support of 32 MLAs. इससे पहले कांग्रेस नेता और कार्यवाहक मुख्यमंत्री इबोबी सिंह ने कांग्रेस के पास बहुमत होने का दावा किया था। इबोबी सिंह ने 4 विधायकों वाली नेशनल पीपुल्स पार्टी के समर्थन की बात कही थी और समर्थन वाला पत्र भी जारी किया था। एनपीपी के समर्थन वाले पत्र के साथ इबोबी सिंह ने रविवार रात राज्यपाल नजमा हेपतुल्ला से भी मुलाकात की। उधर राज्यपाल ने इबोबी को अपना इस्तीफा देने को कहा है, जिससे नई सरकार बनाई जा सके। The single largest party leader is called. That is given the first option to form a government. And here that has not happened in Manipur. विधानसभा चुनाव में मणिपुर में किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिला है। मणिपुर में विधानसभा की 60 सीटें हैं। कांग्रेस 28 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनी है, जबकि बीजेपी को 21 सीटें मिली हैं। ऐसे में कोई भी पार्टी बहुमत का 31 सीटों का जादुई आंकड़ा नहीं छू पाई है। नेशनल पीपुल्स पार्टी और नगा पीपुल्स फ्रंट को 4-4 सीटें मिली हैं। इनके अलावा एलजेपी, तृणमूल कांग्रेस और निर्दलीय के खाते में भी 1-1 सीट गई है। सरकार बनाने के लिए कांग्रेस को 3 विधायकों की जरूरत है। गेंद अब राज्यपाल के पाले में है। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। और गोवा और मणिपुर में जो इस वक्त परिस्थिति है उसे लेकर प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। आइए सुनते हैं। इट इज ए मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी। जिस जगह कांग्रेस पार्टी को पहला स्थान है, अगर गवर्नर उनको बुला के गवर्नमेंट फॉर्मेशन के लिए अगर अपॉर्चुनिटी नहीं देती, ये आर्म ट्विस्टिंग है, ये प्रेशर बिल्डिंग है और डेमोक्रेसी को खत्म करने की बात है। मैं समझता हूं कि ये लहूलुहान हो रहा है हमारा पूरा राजनीतिक चरित्र। आप चुनाव हार चुके हैं, लेकिन आप सरकार बना लेंगे। मैंने तो इसलिए ये भी कहा कि मुश्किल नहीं है अब इस पार्टी के लिए कि अमेरिका में जाके सरकार बना ले बिना चुनाव लड़े हुए। तो संविधान और लोकतंत्र सिर्फ पावर ग्रैब करने का नाम नहीं है। आपको सुचिता का निर्वहन करना चाहिए और लोगों की जो भावना है उसका आदर करना चाहिए। आपने अनादर किया है और हो सकता है आज आप सरकार बना लें, लेकिन तारीख आपको गुनहगार की तरह ट्रीट करेगी। ये बात वहीं खत्म होगी।
लोकतंत्र और संवैधानिक सिद्धांतों के आधार पर अगर देखा जाए तो जनादेश परम होता है। सबसे अगर जनादेश का आदर नहीं होता तो लोकतंत्र की हत्या होती है और संवैधानिक उल्लंघन होता है। मगर दुख की बात यह है कि यहाँ साफ तौर पर भारतीय जनता पार्टी दूसरे नंबर पर आई है। तो विधानसभा चुनाव के नतीजों से बीजेपी के संसदीय बोर्ड की बैठक में उत्तराखंड और यूपी के मुख्यमंत्री के चयन के लिए ऑब्जर्वर का चयन किया गया है। वेंकैया नायडू और भूपेंद्र यादव यूपी के ऑब्जर्वर होंगे, जबकि नरेंद्र तोमर और सरोज पांडे को उत्तराखंड का ऑब्जर्वर बनाया गया है। पीयूष गोयल और विनय को मणिपुर की जिम्मेदारी दी गई है। तो ऑब्जर्वर की रिपोर्ट जमा होने के बाद अमित शाह अंतिम फैसला लेंगे। 5 राज्यों के नतीजों में बीजेपी को यूपी और उत्तराखंड में भारी बहुमत मिल गया है। वहीं उत्तराखंड बीजेपी में भी वरिष्ठ नेताओं की लंबी लाइन है। इसमें खंडूरी, निशंक, कोश्यारी, बहुगुणा और हरक सिंह सीएम पद की रेस में शामिल बताए जा रहे हैं। ऐसे में विधायक दल का नेता कौन होगा, इस पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। खबरों के मुताबिक पार्टी पर्यवेक्षकों नरेंद्र तोमर और सरोज पांडे की रिपोर्ट के आधार पर ही पार्टी अध्यक्ष अमित शाह सीएम के नाम का ऐलान करेंगे। तो उत्तराखंड में बीजेपी के लिए मुख्यमंत्री का चेहरा तय करना किसी चुनौती से कम नहीं है। वजह है पार्टी में इस पद के कई दावेदार का होना। उत्तराखंड में बीजेपी के कई धुरंधरों ने पार्टी अध्यक्ष अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी के साथ मिलकर राज्य की सत्ता से कांग्रेस का बोरिया बिस्तर समेट दिया। पीएम के चेहरे के साथ बीजेपी ने उत्तराखंड का चुनाव तो जीत लिया, लेकिन अब उसे सीएम का चेहरा चुनना है। बीजेपी की मुश्किल ये है कि उसके पास सीएम के चेहरे के विकल्पों की भरमार है। इनमें 3 साल पहले कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए सतपाल महाराज, पिछले साल कांग्रेस से बगावत कर बीजेपी में आने वाले विजय बहुगुणा और हरक सिंह रावत और 2 पूर्व मुख्यमंत्री बीसी खंडूरी और रमेश पोखरियाल निशंक के नाम शामिल हैं। सतपाल महाराज गढ़वाल से कांग्रेस के लोकसभा सांसद भी रहे थे। 2014 के लोकसभा चुनाव 2014 के ठीक पहले सतपाल महाराज ने बीजेपी का दामन थाम लिया था। तब वो लोकसभा उम्मीदवार तो नहीं बने, लेकिन अपने सभी समर्थकों के साथ बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाने की पूरी कोशिश की, जिसका चुनावों में बीजेपी को फायदा हुआ था। इस बार सतपाल महाराज चोपटा खाल विधानसभा सीट से लड़कर जीते हैं। चुनाव लड़ने के चलते सतपाल महाराज की दावेदारी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पद को लेकर बहुत ज्यादा मानी जा रही है। सीएम पद के लिए राज्य में बीजेपी के पुराने नेताओं को उन नेताओं से खतरा है जो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए हैं। इनमें से हर नेता खुद को सीएम पद का दावेदार मानता है, चाहे वो विजय बहुगुणा हो, हरक सिंह रावत या फिर यशपाल आर्य हो। लेकिन माना जा रहा है कि बीजेपी आलाकमान शायद इन्हें मौका देने में जल्दी ना करे, क्योंकि पुराने नेताओं में एक असंतोष उपज सकता है। पूर्व सीएम भुवन चंद्र खंडूरी और रमेश पोखरियाल निशंक भी सीएम पद के लिए मजबूत दावेदार माने जा रहे हैं। वैसे चर्चा में भगत सिंह कोश्यारी का नाम भी आता है, जो अभी सांसद हैं। कोश्यारी भी एक बार राज्य में सत्ता की भागदौड़ थाम चुके हैं, लेकिन इन सब से बड़ा सवाल है कि सीएम के लिए मोदी और शाह की पसंद कौन होगा। सचिन भाटिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, APN। अपने अपने दलों का झंडा फहराने को लेकर पश्चिम अगरतला पुलिस स्टेशन के सामने तृणमूल और बीजेपी समर्थकों के बीच हिंसक झड़पें हुई हैं, जिसमें दोनों पार्टियों के कई कार्यकर्ताओं के साथ ही मीडिया और पुलिसकर्मियों के घायल होने की खबर है। कुछ वाहनों को भी क्षतिग्रस्त किया गया है। इसे लेकर दोनों पार्टियों के समर्थकों ने एक दूसरे के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। इस टकराव को रोकने के लिए पुलिस और अर्धसैनिक बलों ने लाठीचार्ज भी किया। बीजेपी का आरोप है कि इस टकराव को एक टीएमसी विधायक के भाई ने शुरू किया और सीपीएम के नेताओं के साथ मिलकर स्थानीय बीजेपी नेताओं की पिटाई की। वहीं टीएमसी ने इससे इनकार किया है और खबरों के मुताबिक हिंसक झड़प पुराने RMS क्षेत्र के पास एक क्लब परिसर में पार्टी के झंडे को फहराने को लेकर हुआ। पुलिस ने पोस्ट ऑफिस, चौहानी और आसपास के इलाकों में तनाव फैलने से रोकने के लिए निषेधाज्ञा भी लगा दिया है और पश्चिम जिला पुलिस अधीक्षक स्थिति पर नियंत्रण के लिए कैंप कर रहे हैं। ऊपर आक्रमण करके उनको मारना पीटना शुरू कर दिया और हमारा जो मंडल के सभापति है उनको बुरी तरह से पीटा सरेआम सबके सामने। उसके विरोध में जब हमारे कार्यकर्ता पश्चिम अगरतला पुलिस स्टेशन के सामने आके न्याय की मांग करने लगे, तब एक बार फिर तृणमूल कांग्रेस और शायद उनके साथ सीपीएम के भी कुछ कार्यकर्ता थे, सब ने मिलकर एक बार फिर उनके ऊपर आक्रमण करना शुरू कर दिया। एक ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, फौरन लौटेंगे, बने रहिए हमारे साथ।
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। 5 राज्यों के चुनाव परिणाम के बाद जहां बीजेपी मस्त है, वहीं विपक्षी खेमा पस्त दिखाई दे रहा है। चुनाव परिणाम का झारखंड की राजनीति पर भी असर पड़ेगा, ये साफ दिख रहा है। बीजेपी के खिलाफ झारखंड में भी महागठबंधन बनाने की बात हो रही थी, लेकिन अब इस पर ग्रहण लगता हुआ दिख रहा है। दूसरी ओर सत्तारूढ़ दल की बात करें तो सरकार में रहकर जिस तरह से आजसू लगातार सरकार की नीतियों के खिलाफ बयानबाजी कर रहा है, इससे बीजेपी नेतृत्व नाराज है और बहुत जल्द आजसू पर बीजेपी फैसला ले सकती है। आइए सीधा रुक कर लेते हैं रांची का। मेरे सहयोगी ज्ञान रंजन जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के साथ। ज्ञान, झारखंड की क्या कुछ बड़ी खबरें हैं, जानना चाहेंगे आपसे। जी, झारखंड के खबरों की बात करें तो जिस तरह से 5 राज्यों का चुनाव परिणाम आया है, उसके बाद से भाजपा मस्त है तो वहीं विपक्षी दल पस्त दिखाई दे रही है। वजह यह है कि जहां विपक्षी दल सरकार के कई बड़े फैसले के विरोध में पूरे प्रदेश में आंदोलन कर रही है और आंदोलन की रूपरेखा भी तैयार कर रही है। कई दलों को एकजुट करने का भी प्रयास किया जा रहा है ताकि सभी विपक्षी मिलकर इस मुद्दे को लेकर आगे बढ़ें। खास करके सीएनटी एक्ट हो या फिर स्थानीय नीति हो या फिर जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुआ, उसको लेकर के लगातार जिस तरह से विपक्ष सरकार पर धावा बोल रहा था, उसको उस जो स्थिति बनी हुई थी, उस स्थिति से इतर जब 5 राज्यों का चुनाव परिणाम आया है, अब विपक्ष में एक तरह से कहा जाए तो खलबलाहट सी मची हुई है कि वो किसके साथ कौन सा गठबंधन करे ताकि वो गठबंधन भाजपा के खिलाफ सटीक बैठे। इस बीच अगर सरकार की हम बात करते हैं तो सरकार में भी आजसू पार्टी सहयोग कर रही, सहयोगी दल है। आजसू पार्टी पिछले चुनाव भाजपा के साथ मिलकर लड़ा था, लेकिन जिस तरह से लगातार आजसू पार्टी के अध्यक्ष सहित कई बड़े नेताओं के द्वारा लगातार स्थानीय नीति हो, सीएनटी एसपीटी एक्ट में संशोधन हो या अन्य मुद्दे हो, उस पर राज्य सरकार के खिलाफ बयान दिया जा रहा है और राज्य सरकार चुपचाप उसे सुन रही थी, उस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही थी। लेकिन जो अंदर खाने से जानकारी मिल रही है कि आजसू अगर अपनी चरित्र को ठीक नहीं करता है, अपने बयानबाजी को वो दुरुस्त नहीं करता है और उस पर सरकार के अगेंस्ट में जाता है, तो अब भारतीय जनता पार्टी आजसू से गठबंधन तोड़ने पर भी कड़ा निर्णय ले सकती है, क्योंकि भाजपा को बहुमत का डर नहीं है, क्योंकि भाजपा के पास पूर्ण बहुमत है। अगर आजसू पार्टी उसका साथ भी छोड़ देता है, अगर आजसू पार्टी को वो अपने सहयोगी दल से निकाल भी देता है, तो भाजपा पूर्ण बहुमत में रहेगी, उसे बहुमत की चिंता नहीं है। और लगातार जिस तरह से देखा जा रहा है कि आजसू पार्टी के कृत्यों से जिस तरह से भाजपा को कई जगहों पर परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, उसे देखते हुए उम्मीद की जा रही है, जो भाजपा के अंदर खाने में बातें चल रही है कि आजसू पार्टी से किनारा करने का भी प्रयास किया जाएगा। वहीं अब दूसरा सवाल ये उठ रहा है कि विपक्ष का जो एक गठबंधन होने जा रहा था, बातें चल रही थी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा और झारखंड विकास मोर्चा 2 प्लेटफॉर्म पर चढ़ने वाली पार्टियां भी सरकार के भाजपा के अगेंस्ट में एक होने की बातें चल रही थी। चलिए ज्ञान, बहुत बहुत शुक्रिया आपका विस्तार से हमें जानकारी देने के लिए इस वक्त झारखंड की सियासत को लेकर। इधर बिहार की एक नाबालिग लड़की के साथ हाई प्रोफाइल सेक्स स्कैंडल में फंसे ऑटोमोबाइल कारोबारी निखिल प्रियदर्शी के साथ खुद का नाम जोड़े जाने पर अभिनेत्री पाखी हेगड़े ने सफाई दी है। पाखी ने कहा है कि पिछले साल मार्च 2016 से अब तक उनका आरोपी निखिल प्रियदर्शी से कोई संपर्क नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि 1 साल पहले सीसीएल क्रिकेट मैच के दौरान उनकी मुलाकात जरूर हुई थी और उसके बाद महिंद्रा के एक इवेंट में उनका कॉल आया था, क्योंकि निखिल प्रियदर्शी उनके सेहोर एंटरटेनमेंट इवेंट कंपनी से पूरा इवेंट करवाना चाह रहे थे।
उन दिनों जब भी पाखी पटना जाती थी तो निखिल प्रियदर्शी से उस प्रोजेक्ट को लेकर मीटिंग होती थी। साथ ही कहा कि अगर निखिल प्रियदर्शी दोषी हैं तो कानून उसे कड़ी से कड़ी सजा दे। 50 से भी ज्यादा भोजपुरी, हिंदी, मराठी और पंजाबी फिल्मों में काम कर चुकी अभिनेत्री पाखी हेगड़े ने मीडिया में आ रही खबरों का खंडन करते हुए कहा कि इस मामले में पूरी सच्चाई सामने आनी चाहिए। पाखी ने यह भी कहा कि जब उनके बिहार पुलिस विभाग या कोई अन्य जांच एजेंसी संपर्क उनसे करेगी तो वो इसमें पूरा सहयोग भी करेंगी। सीसीएल के टाइम पे और उसके बाद उन्होंने हमसे कांटेक्ट करने की कोशिश की थी फॉर सम इवेंट्स और उसके बाद में काफ़ी बातचीत हमारी हो रही थी। मेरी उनसे पिछले मार्च से आज 1 साल होने को आया है, कोई उस फोनिक कॉन्वर्सेशन या किसी भी तरह की बातचीत नहीं है। कोई मुझे अभी तक किसी पुलिस स्टेशन से कोई कॉल नहीं आया है। ये खबर कंप्लीटली फॉल्स है। सदाबहार फिल्म अभिनेता गोविंदा मस्तमौला इंसान हैं। अभी भी उन्हें देखकर बिल्कुल नहीं लगता कि उनका करियर दशकों पुराना है। गोविंदा की नई फिल्म आ रही है जिसका नाम है आ गया हीरो। सुनिए अपनी अपकमिंग फिल्म को लेकर बॉलीवुड के सदाबहार अभिनेता का क्या कहना है। फिल्म आने वाली है तो जी, सारा एपीएन की ओर से शुभकामनाएं। धन्यवाद, बहुत बहुत। आ गया हीरो आ रही है और उम्मीद करता हूँ आप लोग वर्षानुवर्ष जैसे मेरी फिल्में देख के पसंद करते आए हैं, उम्मीद करता हूँ आप लोग फिर बहुत मेरी जो लग रही है फिल्म आ गया हीरो, इसके आप यू विल हैव अ सेम ग्रेट टाइम वंस अगेन। लव यू ऑल, थैंक यू सो मच फॉर योर लव। इसी के साथ वेकअप जिंदगी में फिलहाल इतना ही। आप जुड़े रहिए हमारे साथ, खबरें लगातार जारी हैं। नमस्कार।